आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं लवीना राज और अब आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दों का महायुद्ध। आखिरकार जिस स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा था, इनफैक्ट जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था, वो आखिरकार आ चुका है। और इसी बीच खबर आ गई कि ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर हो गया है। दावा इस बात का किया गया कि सीजफायर ईरान की शर्तों पर हुआ है। हालांकि अमेरिका इसे अपनी जीत बताने की जरूर कोशिश कर रहा है। आज इसी पर मुद्दों का महायुद्ध हम शुरू करेंगे, लेकिन जल्दी से आपको बता देती हूं कौन सी वो शर्तें रही जिस पर यह सीज फायर हुआ है अभी तक की डिटेल के हिसाब से। पहली शर्त यह कि ईरान पर अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति रहेगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रहा है, इस पर आगे हम डिस्कस करेंगे। चौथा यह था कि ईरान पर अमेरिका के सभी आर्थिक प्रतिबंध जो सैंक्शंस है वो खत्म हो जाएंगे। ईरान पर लगाए सभी सेकेंडरी प्रतिबंध यहां से खत्म होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव रद्द होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें था, IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सभी प्रस्ताव रद्द होंगे। आठवां, ईरान को जंग में हुए नुकसान का हर्जाना देना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डिस्ट्रॉय हुआ है, ये कहा जा रहा है। नौवां यह था कि पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी होगी और फिर आखिर लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सीज फायर होगा। लेकिन क्या ये जो शर्तें सामने रखी गई हैं, 2 हफ्तों के लिए सीज फायर की बात सामने आई है, क्या सच में वॉर रुक गई है या फिर अभी कुछ और बड़ा दुनिया को देखना यहां पर मिलने वाला है? इसी पर आज शुरू करते हैं चर्चा और आइए आप मेरे साथ देखिए मुद्दों का महायुद्ध। जो खास मेहमान आज मेरे साथ मौजूद रहने वाले हैं, स्टूडियो में आ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मेरे साथ आज मौजूद रहेंगे रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यूके देवनाथ सर, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये जो इस वक्त हम खबर देख रहे हैं या जो ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, क्या मान रहे हैं सर? जल्दी से पहले आपका रिएक्शन इस पर। क्या युद्ध सच में समाप्ति की ओर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है क्या सर? देखो, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अभी तक जो हुआ है, ठीक है, छोटा मोटा वायलेशन हुआ है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान के किसी जूनियर कमांडर ने एक आध शायद मिसाइल दाग दी है। रिपोर्ट्स सुबह सुबह ऐसी भी आई थी कि इजराइल की एयरफोर्स ने शायद ईरान पर छोटी मोटी बमबारी कर ली है। ऐसा होता रहता है सीज फायर के डिक्लेरेशन के बाद, क्योंकि दूर दराज की जो यूनिट्स हैं उन तक शायद अभी तक पूरी तरह से ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन कि सीज फायर हो गया है, स्टॉप फायरिंग, ये ऑर्डर ठीक तरह से पहुँचे नहीं हैं। देखो, उम्मीद इसलिए भी मैं कर रहा हूं क्योंकि इस बार एक थोड़ा सा ईमानदारी मुझे नज़र आ रही है। ईमानदारी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि 40 दिन के युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं, नेतन्याहू समझ गए हैं कि ईरान को बम गिरा गिरा के नष्ट नहीं कर सकते, घुटने नहीं टिका सकते। ईरान भी समझ गया है 40 दिन के युद्ध के बाद कि उसके पास जो हथियारों का जखीरा है, मिसाइलें हैं, बहुत जल्दी आस्ते आस्ते खत्म होगी। रोज 100 फायर कर रहा है लेकिन रोज 10 बना रहा है, तो स्टॉक तो खत्म होना ही है। तो ईरान भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं, मजबूती से नरमी दिखा रहा है। ठीक है अनुराग सर, इसी पर सर मैं आपसे अब समझना चाहती हूँ, क्योंकि अब जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बड़े सरल भाषा में अब हमको समझाना होगा कि अभी तक क्या हुआ और अब आगे क्या हो रहा है। सबका इंटरेस्ट यही जानने में, और आई एम श्योर क्योंकि हमसे भी चलते फिरते हर कोई अब यही पूछ रहा है, युद्ध खत्म हो गया क्या, अब क्या होगा? और आप भी इसी तरह की सिचुएशन देख रहे होंगे। अनुराग सर ये बताइएगा, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ, इजराइल ने पहला अटैक किया ईरान पर, अमेरिका ऑपरेशन को लीड कर रहा था, ये कहा गया। इजराइल कहां है इसमें? उसने सहमति जाहिर कर दी है, लेकिन ये लेफ्ट आउट फील इजराइल को कहीं हो रहा होगा क्या अंदर खाने? ये बताइए। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इजराइल को ऐसा फीलिंग आ रही है कि इस पूरे वार्ता के दौरान मैं कहाँ था, मेरे पक्ष रखा गया कि नहीं रखा गया, उस पर क्या सहमति हुई कि नहीं हुई। अभी भी जितनी भी हमारी शर्तें हैं, कितनी एक्सेप्ट की हैं, कितनी नहीं एक्सेप्ट की हैं, इसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं। लेकिन अगर आप 40 दिन पीछे जाएं, जब युद्ध शुरू हुआ था, तो युद्ध के जो मायने हम लोगों को बताए गए थे, मीडिया में बताए गए थे यूएस की तरफ से या फिर इजराइल की तरफ से, तो उसमें से अभी तक कोई कंक्लूड होता नजर नहीं आ रहा है। तो 40 दिन के बाद जब हम आज खड़े हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि क्या आज से युद्ध रुक गया है कि नहीं रुक गया, ये अभी अपने आप में क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। क्योंकि उन दोनों देशों को या दोनों पक्षों को, अपनी जनता को जब वो समझाने जाएंगे तो वो क्या अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, क्या अपना अचीवमेंट गिनाएंगे, तो उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। देवनाथ सर, अब इसको ना मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करके आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, 4 तरह से एक एक करके मैं आप दोनों से ही ये समझना चाहूंगी, क्योंकि हमने 4 अलग अलग कैटेगरी में इस युद्ध को प्रभावित होते हुए देखा। एक तरफ ईरान, इजराइल, अमेरिका और मिडिल ईस्ट। तो इसीलिए सवाल ये है कि अब मिडिल ईस्ट जो बार बार मार खा रहा था, बार बार वहां ईरान अटैक कर रहा था, क्या इस सीज फायर के बाद मिडिल ईस्ट में शांति आप देख रहे हैं क्या सर?
हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि गल्फ कंट्रीज पे, मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा था। देखो, बमबारी में ईरान ने उनकी तरफ मिसाइलें लॉन्च की, उनको नुकसान हुआ। जाहिर बात है, इतना तो होता ही है, लेकिन इससे भी बड़ा उनका इकोनॉमिक लॉस हुआ। जितना उनका ट्रेड था, बिजनेस था, और खासतौर से मिडिल ईस्ट में वो इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज को इन्वाइट कर रहे थे, सॉफ्टवेयर, IT, AI, कि भविष्य में एक दिन ऐसे आने वाला है 30-40 साल में, जब उनकी पेट्रोल, डीजल, गैस, कच्चा तेल सब खत्म हो जाएगा, तो शायद वो अपने को भविष्य का AI सुपर हब बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन सब पे एक बड़ा काला बादल छा गया है। और एक और फैक्टर है, ये देखना पड़ेगा, दुनिया भर के जितने टूरिस्ट हैं बड़ी संख्या में गल्फ कंट्रीज में जाते थे, तो टूरिज्म से उनकी बड़ी इनकम होती थी। अगर आप गल्फ कंट्रीज में जाती हैं, देखेंगे वहाँ बड़े बड़े मॉल हैं, दुनिया भर के धनाढ्य लोग वहाँ जाते हैं और कंज्यूमर गुड्स, लग्जरियस आइटम खरीदते हैं, परफ्यूम, सेंट खरीदते हैं। तो ये सब बंद हो गया है। और इसमें दुबई को हमें भूलना नहीं होगा। जी, इसमें दुबई को हमें बोलना नहीं होगा। दुबई जो है वहाँ का मेन इकोनॉमिक ड्राइव था, ड्राइव इंजन। अब होता था क्या कि जब तक दुनिया भर के लोग वहाँ जाते थे, बिजनेस होता था, ट्रेड होता था, डॉलर आ रहा है, यूरो आ रहा है, उनको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब आस्ते आस्ते देखा, डॉलर, यूरो स्लो डाउन हो रहा है, पाउंड भी स्लो डाउन हो रहा है, इनको फॉरेन करेंसी चाहिए। देखो, ये सारे देश जिंदा कैसे हैं? क्योंकि इनके पास यूरो है, डॉलर है, पाउंड है। जी, ओके, ठीक है अनुराग सर, अब मिडिल ईस्ट तो मैं समझ गई और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शक भी सरल भाषा में समझ गए होंगे। अब आप मुझे ईरान के बारे में समझाइए। आपको नहीं लगता सर, क्योंकि मैं जितना आंकलन इस वक्त कर पा रही हूँ, ईरान तो विन विन सिचुएशन में है ना। देखिए, ईरान ये तो जानता था कि वो चाहे बहुत डटकर मुकाबला कर रहा है, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक वो सुपर पावर अमेरिका को यहाँ पर नहीं उसका मुकाबला कर सकता था। ड्रोन शक्ति उसने भले ही दिखाई होगी, लेकिन अब तो ये लग रहा है ना कि अमेरिका ने ही सरेंडर कर दिया, या ट्रंप को ही वहां सरेंडर करना पड़ गया। जी, अगर इस युद्ध को, 40 दिन के युद्ध को देखते हैं आप, तो सबसे ज़्यादा फायदा तो ईरान को होता नजर आ रहा है। ईरान का सबसे मेजर एम ये था कि जो उसके सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हुए थे, आज एक तरह से डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, वो हट चुके हैं। वो इस युद्ध के दौरान अपना तेल बेचने में कामयाब रहा है। दूसरी चीज़, उसके अंदर जो और फैक्टर्स थे, अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो कभी कन्वेंशनल वॉर के लिए रेडी था ही नहीं। जैसे अगर आप वॉर की बात करें तो उसमें एक थल सेना होती है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो उसके पास एयरफोर्स और नेवी तो लगभग ना के बराबर थी। उसके बाद एयर डिफेंस सर्विस की बात करें तो वो उनके पास नहीं थी एयर डिफेंस, लेकिन इसके बावजूद भी वो डट के खड़ा रहा। उसने पिछले कई सालों तक, कई दशकों से इस दिन की तैयारी करी थी। उसके पता था कि अगर हमारा मुकाबला होगा तो किस मेजर फोर्स से होगा। दशकों के अब आने वाले समय के लिए भी ये जो वॉर की स्थिति होती है पूरी तरह से अब बदल नहीं गई है, यानी कि ड्रोन इतने हावी होते हुए मुझे लगता है संभवतः हमने पहली बार देखा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि युद्ध के जो डायनेमिक्स हैं ये पूरे चेंज हुए इस वॉर में। ये होने शुरू हुए थे रशिया और यूक्रेन की वॉर से, लेकिन इस युद्ध में देखा गया कि पूरी डायनेमिक्स चेंज हो गई। इसमें पहली बार आपने देखा टैंक का कोई इस्तेमाल नहीं है, इसमें आर्टिलरी का कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखें तो एयर डिफेंस सर्विस का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कन्वेंशनल वॉर के, वो तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी युद्ध बराबर का चल रहा था। कोई पक्ष दूसरे पक्ष को ज्यादा हानि पहुंचाने में कामयाब नहीं रहा था। तो आने वाले समय में युद्ध के सारे समीकरण बदलेंगे और ड्रोन एक मेजर टेक्नोलॉजी के रूप में उभर के आया है, जो कि बड़ी सस्ती और बड़ी भयानक टेक्नोलॉजी है। और इसको काउंटर करने के लिए, यानी कि अब आने वाले समय में जब युद्ध की तैयारी किसी मुल्क को करनी होगी तो वो अपने ड्रोन पावर को जरूर बढ़ाएगा, ये कहा जा सकता है। यानी कि जो हमने बदलती हुई तस्वीर देखी। देवनाथ सर, मैंने ईरान और मिडिल ईस्ट दर्शकों को समझा दिया। अब मैं आपसे इजराइल की सिचुएशन को समझना चाहती हूँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इजराइल ने जब यहाँ पर चूंकि एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ भी जुड़ते हैं, इजराइल के लिए उस वक्त ये देखा जा रहा था कि वो ईरान में रिजीम चेंज होते हुए देखना चाहता था, जैसा बिल्कुल होता हुआ नजर नहीं आया। वहां चाहे खामेनेई का खात्मा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अमेरिका तो देखिए, फिलहाल तो जरूर 2 हफ्ते की बात हो रही है, लेकिन इजराइल को तो वहीं सीमा को साझा करना है। इजराइल के लिए कितनी मुश्किल हो गई है अब इस युद्ध में, ये बताइएगा। चूंकि जिस लेबनान में वो अटैक कर रहा है, वहां पर कौन बैठा है? हिजबुल्लाह ना। हिजबुल्लाह पर क्या आरोप लगाता है वो? किसकी प्रॉक्सी है वो? तो इजराइल के लिए क्या सिचुएशन हो गई इस युद्ध में? देखिए, इजराइल का जहां तक ईरान वाला ताल्लुक है, सिर्फ एक ही चीज चाहता था कि ईरान किसी भी हालत में न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। इसके लिए उसने बमबारी की। अमेरिका ने बमबारी की ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर, रिसर्च फैसिलिटीज़ पर। ईरान की जो न्यूक्लियर प्यूरिफिकेशन प्लांट हैं, जहाँ पे वो यूरेनियम 235 को शुद्धिकरण करते करते 60% लेके आया, उस पर भी हमला किया। दोनों ही पक्ष, इजराइल भी दावा करता है, अमेरिका भी दावा करता है, जैसे कि उन्होंने पिछले साल जून के 12 दिन के युद्ध में दावा किया था
कि ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी को उन्होंने काफ़ी हद तक कुंद कर दिया है। हिजबुल्लाह जो है एकदम अलग चीज़ है। देखो हिजबुल्लाह जो है पैदल सेना है, कमांडो सेना है, हाईली मोटिवेटेड फोर्स है, क्योंकि धार्मिक विचार से ऑपरेट कर रही है। वो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ईरान ने खड़ा किया था ज्यूस को एलिमिनेट करने के लिए, इजराइल को एलिमिनेट करने के लिए। जब लड़ाई चालू हुई थी तो आकलन, मोसाद का आकलन था, CIA ने भी कहा ठीक है कि 40,000 हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जिसमें 10,000 एक्टिव हैं। तो इजराइल ने इस बार सोचा कि ये हिजबुल्लाह बीच बीच में तंग करता रहता है, इस बार इनका पूरा एलिमिनेशन कर दे। इसका बहुत बड़ा रीज़न समझना पड़ेगा, हिजबुल्लाह थोड़ा कमज़ोर हो गया। देखो सीरिया में एक टाइम जब बशर अल असद की सरकार थी तब एक डायरेक्ट सप्लाई चेन काम करती थी, हथियार और फंडिंग आता था ईरान से सीरिया में। बशर अल असद के समय में सीरिया से वो लेबनान में चला जाता था हिजबुल्लाह के पास। अब सीरिया जो है वो अमेरिका के घेरे में आ गया है, वहाँ अल शरा की सरकार है। अल शरा की सरकार जो है ईरान के किसी भी तरह की गतिविधि को एनकरेज नहीं करती है, तो हिजबुल्लाह कमज़ोर है। अब इजराइल ने क्या किया, ज़मीनी हमला लॉन्च किया इस बार, पहले भी किया था लेकिन इस बार बहुत डिसिसिव जमीनी हमला करने के बाद उसने जो ब्लू लाइन होती है इजराइल और लेबनान के बीच में, उसको क्रॉस करके उत्तर में एक नदी है लिटानी रिवर, वो वहां तक पहुंच चुके हैं। अब वो लिटानी रिवर को क्रॉस करके बेका वैली तक जाना चाहते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह का जो एक्चुअल सपोर्ट बेस है, जहां लोकल शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बेका वैली में है, दक्षिण बेरूत। तो अब वो वहां जाके तय करना चाहते हैं कि वहां उनके जो कमांड एंड कंट्रोल एरियाज हैं, ट्रेनिंग एरियाज हैं, जहां पे वो अपने रॉकेट्स मिसाइल्स को छुपा के रखते हैं, भंडारण है, उसको नेस्तनाबूद किया जाए। जी ठीक है। अब ये इसीलिए ये समझना जरूरी था कि इजराइल की सिचुएशन अभी सीज फायर के बाद क्या है। आपने कहा लेबनान पर वो अटैक जारी रखेगा और इस सीज फायर को सहमति जाहिर करते हुए उसने ये कह भी दिया है। अनुराग सर, अमेरिका की बात अब करनी होगी। 3 कैटेगरी, चूंकि 4 कैटेगरी में मैंने बांटा और सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिका है। अमेरिका को मुझे समझाइए क्या मिला, क्योंकि वहां तो अब वो चाहे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि जी हम जीत गए हैं, ये वॉर हमने जीत ली है, लेकिन ये तो देख रहे हैं ना सब कि ये तो सरेंडर के तौर पर देखा जा रहा है अमेरिका के लिए, और सुपर पावर की जो इमेज है उसको डेंट नहीं लगाया क्या, ये भी बताइएगा अनुराग सर। बिल्कुल, ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जो अमेरिका को वर्ल्ड देख रहा है और अमेरिका जैसा अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखा रहा है, इसमें बहुत फ़र्क है। जब युद्ध शुरू हुआ था तो 48 आवर्स में उन्होंने दावा किया था कि हम ईरान को घुटने पे ला देंगे, पूरा बर्बाद कर देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे जैसे युद्ध चलता रहा तो देखा गया कि जितने भी अमेरिकन बेसिस हैं उनमें जितनी भी उनकी सैनिक क्षमता थी उनको हमने बर्बाद होते देखा अपनी आंखों से। उसके बाद एक हमने ग्राउंड ऑपरेशन देखा जिसके अंदर उनके 7 विमान इंक्लूडिंग 2 विमान और 6 हेलीकॉप्टर हमने डिस्ट्रॉय होते आंखों से देखे। तो जो एक सुप्रीमेसी होती थी, जिसे कहते हैं कि हमारी टेक्निकल सुप्रीमेसी है, उसको हमने ध्वस्त होते अपनी आंखों से देखा है। आने वाले समय में क्या सिचुएशन चेंज होती है, बम गिराने में वो बिल्कुल सक्षम निकले। वो एयरफोर्स एयर डिफेंस ईरान के अंदर ना होने की वजह से वो सक्सेसफुल थे, लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया आगे ईरान ने अपनी नई नई मिसाइल, नई नई टेक्नोलॉजी निकाल के पूरे विश्व को अचंभित कर दिया गया। और आने वाले समय में ऐसी भी उम्मीद है कि शायद रशिया या चाइना से कोई ऐसे हथियार आ जाएं जो इनकी सुप्रीमेसी है, एयर सुप्रीमेसी या यूएसए की, उसको ध्वस्त कर सकते थे। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने शायद ऐसा सोचा हो कि अब इस जगह पर रुक जाना ठीक रहेगा, ये वार्ता करना जरूरी है। लेकिन जो अगर टेक अवे पॉइंट्स लेके गए तो टेक अवे पॉइंट नेगेटिव में ही गए हैं, पॉजिटिव में मुझे अभी तक नहीं नजर आया कुछ। राइट देवनाथ सर, अब इसमें मैं पाकिस्तान की बात करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए, ईरान के लोगों के साथ धोखा नहीं हुआ है क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं, उसमें वो पाकिस्तान का शहबाज शरीफ और असीम मुनीर का नाम लेते हैं, लेकिन एक ट्वीट सामने आता है, वो ड्राफ्ट करके किसने दिया शहबाज शरीफ को? ये तो दिया होगा अमेरिका नहीं ना। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे देखिए कि जो नेगोशिएट कर रहा है वो एक पार्टी की तरफ से हो गया, मतलब ये तो दोनों तरफ से तो फिर हुआ ही नहीं ना, अगर वो ट्वीट वायरल है, जो आई एम श्योर आपने देख लिया होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई सोचे कि शहबाज शरीफ ने इस ट्वीट को डाला होता। वहाँ पे मैकेनिज्म ऐसा है कि अमेरिका इशारा करता है जनरल आसिम मुनीर को, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, फील्ड मार्शल बन गए हैं, और फिर आर्मी हेडक्वार्टर ISI उसको लिखती है, ड्राफ्ट करती है। और वहाँ एक कल्चर है पाकिस्तान में कि DG ISPR, ये देखिए वो मैं दिखा भी रही हूँ इस वक्त,
आप इस पर अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन यही ट्वीट जिसकी हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो इस तरह के जब ट्वीट कोई भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो, विदेश मंत्री हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, इस तरह के जब ट्वीट, अब जाहिर मायने कि ये डीजी आईएसपीआर सुबह सुबह इस तरह के ड्राफ्ट बनाकर विदेश मंत्री को, डिफेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को दे देते हैं पीएमओ में कि आप इस ट्वीट को डालें। कोई नीचे ऊपर अगर लिखा है कि ट्वीट पीएम का है तो नीचे लिखेगा फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, मतलब नजर आ रहा है कि और किसी ने इसको। देखिए, अमेरिका का इंटरेस्ट बहुत क्लियर है। अमेरिका जब पाकिस्तान को इस तरह की डायलॉग में इस्तेमाल कर रहा है, इसका पर्पस क्या है ये समझना पड़ेगा। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को थोड़ा अपना इंपॉर्टेंस देके उसको आस्ते आस्ते महसूस कराए कि अमेरिका और पाकिस्तान की शानदार दोस्ती है, तो पाकिस्तान तुम आस्ते आस्ते चीन से थोड़ा दूर खिसक जाओ। तो पाकिस्तान को जब अमेरिका भाव देता है, जैसे हम लोकल भाषा में बोलते हैं, इसका पर्पस ये है कि वो पाकिस्तान की जो मजबूत पकड़ है, चीन की जो मजबूत पकड़ है पाकिस्तान पर, उसको ढीला करना चाहता है। जी ठीक है अनुराग सर, इसका मतलब ये है कि अब इसमें दो बातें मुझे समझ में आ रही हैं। एक तो अमेरिका ने भी अपने फायदे के लिए दोस्त दोस्त कह के पाकिस्तान का इस्तेमाल कर दिया। दूसरी बात जो अभी तक इस ट्वीट के जरिए सब कुछ समझ में आ रही है, अमेरिका को चाहिए ही ऐसा देश था जो उनकी तरफ से बैटिंग कर ले, लेकिन दुनिया कहे कि ये तो नेगोशिएटर हैं। ऑब्वियसली सब कोई ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन इसमें दोनों की मजबूरियां फंसी थी, ईरान की मजबूरियां फंसी थी। उसके पास बहुत ऐसे देश हैं जिनके थ्रू वो कर सकता था और उसके बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को चुना। तो उसके पीछे रीजंस थे, क्योंकि अगर इस युद्ध में देखा जाए तो एक ही कम्युनिकेशन लाइन ओपन थी, बाकी कतर की या मिडिल ईस्ट की जितने भी उनके अच्छे दोस्त थे उन सब की कम्युनिकेशन लाइन बंद हो चुकी थी लगभग। दूसरा जो एक चीज़ आपको ज्ञान होगा, बीच में एक क्लिप आई थी जिसके अंदर की कुछ अमेरिकन ट्रूप्स को पाकिस्तान के अंदर देखा गया था। तो एक तरह से ये भी नजर आ रहा था कि ग्राउंड अगर अटैक होगा या ग्राउंड कोई ऑपरेशन लॉन्च होगा तो हो सकता था वो पाकिस्तान की तरफ से हो। तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए ईरान ने ये सोची समझी जरूर उसको एक्सेप्ट किया होगा कि ये पार्टी के साथ ही बात करना ठीक रहेगा, एटलीस्ट इधर से अटैक तो फॉर द टाइम बिंग रुक जाएगा। ठीक है देवनाथ सर, अब अगेन मैं इसी 2 हफ्ते के जो सीज फायर की बात हो रही है उस पर आती हूँ। आपको याद होगा सर, जब इजराइल ने और जिस ऑपरेशन को अमेरिका लीड कर रहा था जिसमें खामेनेई का खात्मा कर दिया गया था, आई थिंक 2 दौर की बातचीत हो चुकी थी और तीसरे दौर की बातचीत की बात चल रही थी और उसी दौरान अटैक कर दिया गया। क्या इस बात की श्योरिटी है, क्या उतना ट्रस्ट किया जा सकता है कि सीज फायर में कोई अटैक नहीं होगा या इस तरह से फिर से हम नहीं देखेंगे? ओमान में 2 दौर की बातचीत हुई, मस्कट में, उसके बाद जेनेवा में हुई। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा माहौल बन रहा था 26 फरवरी को और 27 फरवरी को। ईरान थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, फिर से कहूँगा, ईरान थोड़ा मजबूत रहते हुए नरम रुख अख्तियार कर रहा था। ईरान ने कह दिया था ठीक है, आईएईई की टीम आए और ईरान को विजिट कर सकती है, देख ले कि हमारे पास यूरेनियम कहाँ है, कितना परसेंट प्यूरिफिकेशन कर लिया है। ईरान ने एक छोटी सी शर्त रखी थी कि उस आईएईई की टीम में कोई भी इजरायली साइंटिस्ट इंजीनियर नहीं होगा, कोई भी अमेरिकन साइंटिस्ट इंजीनियर नहीं होगा, क्योंकि ईरान को शक है कि जब भी आईएईई की टीम वहां जाती है उसमें अगर अमेरिकन या इजरायली होते हैं तो वो वापस जाकर सीआईए और मोसाद को डिब्रीफ कर देते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने कहां पर है, वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अमेरिका ने 28 तारीख को बॉम्ब गिराया उसके 12 घंटे पहले ईरान ने मेरे ख्याल से मैच्योरिटी दिखाते हुए कहा था कि वो अपना जो यूरेनियम है 400 किलो से ज्यादा, जो कि 60% तक संवर्धित था, ईरान भी कहता था, ईरान ने कह दिया था कि आईएईई के साइंटिस्ट के सुपरविजन में उसको कम करके 20% और भी कम करके 10% कर देगा। ऐसी हालत में जब ईरान बहुत ही संभलते मैच्योरिटी दिखाते हुए सहयोग कर रहा था, रात को बमबारी करके ये आयतुल्लाह अली खमानी को मार डालते हैं, तो ये तो कोई भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। जी ठीक है अनुराग सर, मैं इसी पे ही आपसे भी सर सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि अब जब ये सीज फायर की बात हुई है, दोनों तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर सीज फायर की बात हो गई है तो थोड़ा संयम भी बरतना होगा? यानी कि आप अपने लोकल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आप ये कह सकते हैं जी हम युद्ध जीत गए, लेकिन इस तरह से ये बताना कि दूसरे मुल्क ने सरेंडर कर दिया है, आप प्रोवोक करने का काम नहीं कर रहे हैं। दोनों तरफ से है, मैं ईरान अमेरिका दोनों के लिए कह रही हूँ।
नहीं, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो होता ही है, और अगर आप देखें ये एक फिफ्थ टूल है। जब वॉर होता है, कन्वेंशनल वॉर होता है, नॉन कन्वेंशनल होता है, और अब तो एक AI fifth- भी है। हाँ, तो ये फिफ्थ टूल है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत ज़्यादा धुरी पकड़ता है और बहुत ज़्यादा नैरेटिव को चेंज करने में कामयाब होता है। और ये युद्ध के जो मायने हैं, युद्ध के जो रिजल्ट्स आते हैं, वो नैरेटिव पे ही टिके होते हैं कि अंत में किसने क्या पाया। तो वो नैरेटिव अगर आपका ठीक होगा तो उसी वजह से आपकी विजय कहलाई जाएगी। ठीक है देवनाथ सर, अब ये समझाइए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस शर्त का ये भी है कि ईरान का ये जो परमाणु संवर्धन है उसको जारी रखने की अनुमति की बात कही गई है। मुझे समझाइए, अगर ये सारी लड़ाई ही इसी की थी तो फिर कैसे इस पॉइंट को मान लिया गया? हाँ, सबसे पहले तो क्लैरिफाई कर दूं कि ईरान ने ये प्रपोजल दिया है। ओके। देखिए, किसी भी, जैसे ये वाला पॉइंट है, ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति, ये अभी भी डिस्कस होना है। इसके जो फाइनल निटी-ग्रिटीज हैं वो वर्कआउट होनी हैं। राइट। देखिए, ये जो 10 पॉइंट ईरान के हैं या 15 पॉइंट अमेरिका के हैं, मैं बताता हूँ कैसे प्रोग्रेस होता है। 2-3 पॉइंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि इमीडिएटली मान सकते हैं। तुम भी बमबारी मत करो, मतलब अमेरिका और इजराइल भी बमबारी ना करो, ईरान भी मिसाइल नहीं दागेगा। वो होते हैं पॉइंट्स फॉर इमीडिएट एक्शन। ओके। फिर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि होते हैं पॉइंट फॉर कंसिडरेशन इन मिड टर्म, यानी अगले 1 महीने में, अगले 3 महीने में हम बातचीत करेंगे, बार बार बात करेंगे। जैसे कि ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति, तो इसका एक प्रोटोकॉल डिवाइस किया जाता है कि ईरान ठीक है न्यूक्लियर रिसर्च कर रहा है, करो, मेडिकल पर्पस के लिए कर रहा है, करो। आईएईए की टीम हर 3 महीने में आती है, ऑडिट करती है, देखती है कि कितना न्यूक्लियर मटेरियल उनके पास है, पहले कितना था, कितना प्रोड्यूस किया गया, कितना इस्तेमाल किया गया, कितना भविष्य में कहाँ इस्तेमाल करेंगे। एक कंप्लायंस लिस्ट बनती है, प्रोटोकॉल बनता है, जिसको कि आईएईए आके चेक करती है। ठीक है, बहुत सेफ प्रोसीजर है। लेकिन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक बातचीत चलनी होती है, अगले 1-2 साल तक चलेगी। जैसे ईरान बोल रहा है हमें कंपनसेशन दो, तो कंपनसेशन तो बिलियंस ऑफ डॉलर होगा, वो तो 5 मिनट में तय नहीं होगा। वो उसका क्या तरीका होगा, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 1 साल 2 साल बाद चलेगी। दूसरी चीज, जब ईरान बोल रहा है कि सारे अमेरिकन बेसिस को वेस्ट एशिया में खत्म करो, देखो ये अगर करना भी है, सब अमेरिका करेगा नहीं, लेकिन इस तरह की बातचीत 2 साल 3 साल 4 साल चलती है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में होगा ईरान के। अमेरिका अगर मानेगा, कुछ हद तक शायद अपने को डाइल्यूट करेगा, लेकिन 3-4 साल बात करने के बाद। ठीक है अनुराग सर, इसी पर मेरा आपसे सवाल है, और क्यों मैंने देवनाथ सर से सवाल किया, क्योंकि अब ये पब्लिक इंटरेस्ट भी है। लोग ये जानना चाहते हैं कि जी इधर से अगर 10 शर्तें आ गई, उधर से 15 आ गई, तो फिर अब क्या चल रहा है? क्योंकि जिस तरह की स्थिति हमने देखी, और खास तौर पर दुबई जैसे जगहों पर अटैक किया जाना, ये इंडियंस के लिए भी इंटरेस्ट का टॉपिक हो गया कि अब ये कब खत्म होगा। फिर गैस तेल संकट पे बात आई, तब सब जानना चाहते थे क्या होगा। इसीलिए मैं अब आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो शर्तें रखी गई हैं, ये कैसे इनको पूरा किया जाएगा? क्या ये आगे पता चल पाएगा? और क्या अगर जब तक इनको माना जाए तब तक ये जो 2 हफ्ते की अवधि अभी दी गई है, क्या ये इसी तरह और आगे भी बढ़ सकती है क्या? ऐसा पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में युद्ध विराम जारी रहना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जितना डिस्ट्रक्शन होना था और जितनी एक दूसरे के ऊपर तबाही होनी थी, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो चुकी है। और ये दोनों देश इस बात को मानते हैं, और इसके अलावा एक्सटर्नल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मिडल ईस्ट कंट्री की बात करें, यूएई की करें, सऊदी अरेबिया, ये सारी जो कंट्री जिन्होंने डैमेज लिया अपने ऊपर, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने कि अब टाइम आ गया है कि इसको कूल डाउन कर देना चाहिए। इसके साथ विश्व की पूरी इकॉनमी इससे ज़्यादा इफेक्टेड हुई है। जैसे साउथ एशिया की देखें, हमारे जितने भी गैस हैं, ऑयल हैं, ये सारे नहीं आ पा रहे थे, तो हमारे यहाँ भी देश में भी तराई हो गई थी। तो डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। हम पूरा विश्व चाहता है कि अभी आप युद्ध विराम को जारी रखिए, और ना केवल जारी रखिए, आने वाले समय में इसको एक्सटेंड भी करिए और परमानेंट करिए इसको। ठीक है सर, अब आप दोनों से मैं एक क्लोजिंग रिमार्क रखवाना चाहूंगी। मुझे देवनाथ सर जल्दी से बताइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल जाएगा, क्या स्थिति आगे रहेगी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, समय लगेगा, टेक्निकल इश्यूज हैं। देखो, उसमें माइंस लगाई गई हैं, माइंस को क्लियर करना है, माइंस क्लियर करने में समय लग जाएगा। दूसरी बात है, ईरान की पार्लियामेंट कहती है कि हम टोल लेंगे। लीगल इलीगल अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम रूल्स परमिट नहीं करते, बातचीत होगी। एक सबसे बड़ी बात है कि इंश्योरेंस, देखो ये 200 शिप वहां फंसे हुए ना, ज्यादातर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने पर भी ऐसा नहीं कि इंजन चालू करके चल पड़ेंगे, क्योंकि हर बार सेल करने के पहले इनको इंश्योरेंस करना पड़ता है उस ट्रिप के लिए। तो जैसे लंदन, लॉयड्स ऑफ लंदन है, न्यूयॉर्क में मैरीटाइम इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने अपना प्रीमियम 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया है। वो प्रीमियम जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ये शिप्स सेल नहीं करेंगी। अगर हॉर्मुज का स्ट्रेट खोल भी दिया जाए तो भी।
ठीक है, अनुराग सर, जल्दी से सर आपका क्लोजिंग रिमार्क इस पर क्या रहेगा? आप इस युद्ध की स्थिति जो फिलहाल सीज फायर हमें होता हुआ दिख रहा है, आप आगे क्या देख रहे हैं सर? आगे वाला यही है कि सबसे बड़ा एडवांटेज जो ईरान को मिला है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पे कंट्रोल मिल गया है, और वो आने वाले समय में एक हथियार की तरह भी यूज़ कर सकता है, और इसको एक बड़ा फ़ायदा भी हुआ है क्योंकि उसके पास एक नैरेटिव है। वो कहता है कि हमारा जितना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कंपनसेशन कौन करेगा? तो डेफिनेटली अमेरिका तो करेगा नहीं, उसके एनिमी देश हैं वो तो करेंगे नहीं, तो वो किसी ना किसी तरह इसको जस्टिफाई करके यहाँ से टोल वसूली करके अपने कंपनसेट करेगा। बट सबसे बड़ा एडवांटेज उसको मिल गया कि आने वाले बहुत लंबे समय के लिए उसको एक बहुत बड़ा हथियार उसके हाथ में आ गया। इसीलिए मैंने कहा कि ईरान तो यहाँ पर इस पूरी स्थिति में विन विन सिचुएशन में लग रहा है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सरल भाषा में ये जो सीज फायर हुआ है वो दर्शकों को बताने के लिए कि इसके मायने क्या है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सीज फायर 2 हफ्ते के लिए हो चुका है। उम्मीद यही अब विश्व की तरफ से की जा रही है कि यही सीज फायर या युद्ध विराम जो है इसी तरह से जारी रहे और विश्व में कम से कम शांति रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।